जी, कैसे हो आप सब? हाँ जी, सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। कुंद इन डेमो क्लासेस को कॉपी में नोट करना, बिल्कुल करना है। बताओ, कमाल हो गई बात। बिल्कुल करना है। वहीं पे वहीं पे। बैच स्टार्ट हम मंडे से करेंगे, मंडे से, कमिंग मंडे से, मतलब फॉर्मल बैच स्टार्ट होगा। और बट ये भी बैच ही है, ये क्लासेस भी वहीं पे काम आनी है, ये कोई अलग नहीं है। मैं थोड़ा फाउंडेशन पढ़ा रहा हूं। ठीक है, बुक आ गई है। हाँ, जिन्होंने भी पेमेंट कर दी होगी या वो कोर्स ले लिया होगा, उनको पेमेंट मिल चुकी, उनको बुक मिल चुकी होगी अभी तक। बस 1 मिनट देना जी, 1 मिनट देना बस। लो जी, करें शुरुआत। हाँ जी, हम पिछली क्लास में डेफिनेशन कर रहे थे गवर्नमेंट कंपनी की। गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन अब लोग खत्म कर चुके थे। आज हम अगली डेफिनेशन पर आते हैं। अच्छा, जो पिछली क्लास में हमने डेफिनेशन की थी, डेफिनेशन नंबर क्या था? डेफिनेशन नंबर क्या था? दूसरी क्वेरी लाइयो। आज डेफिनेशन नंबर 6 होगा। ओके, तो लिखिएगा जी डेफिनेशन नंबर 6। डेफिनेशन नंबर 6, नाम क्या है? नाम है होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी। अब पक्की बात है, डेफिनेशन तो ये आपने फाउंडेशन लेवल पे भी पढ़ी थी। कि मैं झूठ बोलिया, कि मैं झूठ बोलिया, ये डेफिनेशन आपने फाउंडेशन लेवल पे भी पढ़ी थी। कौन से जिम जाते हैं दिल्ली में? तुमने क्या करना है नालायको? तुमने उस जिम में आना है। अच्छा खासा मैडम मुझे सिखा रही है, बताओ, परेशान कर रहे हैं मुझे। होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग क्या होते हैं? पापा। और सब्सिडरी क्या होते हैं? बच्चे। ठीक है ना? सेक्शन लिखेंगे, इसका चिंता मत करो। ला 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 ला। अच्छा, तुम्हें बता दिया था पिछली क्लास में, कोई भी अगर कॉल आए कि पोपली सर के गाने सुनने के पैसे अलग मिलेंगे, अलग लगेंगे, तो तुम्हें क्या कहना है कि पोपली सर ने कहा है कि गाने क्या हैं? कंट्रोल ओवर अदर कंपनी। यानी कि वो कंपनी जो एक्सरसाइज करती है कंट्रोल ओवर द अदर कंपनी। जी, तुमने कहना है पोपली सर ने कहा है ये गाने कॉम्प्लीमेंट्री हैं बैच के साथ। तो होल्डिंग कंपनी कौन है? जो कंट्रोल एक्सरसाइज करती है। और सब्सिडरी कौन है? जिसके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाता है। मैंने पे कर दिया है। अरे अनुराग, चल कोई दिक्कत नहीं। अब तू एक काम करियो, 2-4 गानों की अलग से डिमांड कर लियो, मैं सुना दूंगा तुझे। सब्सिडरी कंपनी तो वो कंपनी जिसके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाता है। कंपनी ऑन विच सच कंट्रोल
इज एक्सरसाइज, जिसके ऊपर ये कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाता है। तो मतलब होल्डिंग क्या है, जो कंट्रोल एक्सरसाइज करती है, सब्सिडरी क्या है, जिसके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाता है। अब अगला सवाल कि दो कंपनियों के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप कब हो सकती है। किन्हीं भी दो कंपनियों के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप कब कब क्रिएट हो सकती है, आइए देखना शुरू करते हैं। होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप कब कब क्रिएट हो सकती है। लेट अस स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स। चलिए, तो लिखिएगा सर्कमस्टेंसेस, यानी कि दो कंपनियां आपस में होल्डिंग सब्सिडरी कब बन सकती हैं। वेयर रिलेशनशिप ऑफ होल्डिंग सब्सिडरी may exist between two companies। हाँ जी, तो कितने सरकमस्टेंस हैं जब दो कंपनियों के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप हो सकती है। लॉ कहता है दो सरकमस्टेंस है। कितने? दो, जो कहां दिए गए हैं, जो दिए गए हैं सेक्शन 2 क्लॉज 87 के अंदर। तो ध्यान रखना, यहां आता है सेक्शन। सर की बुक कितनी है? दो बुक्स हैं बेटा, एक केस स्टडी और एमसीक्यू की बुक है और एक नॉर्मल बुक है, ठीक है। हटा दूं हटा दूं हटा दूं। लो जी, पहला सरकमस्टेंस लिखिएगा, पहला सरकमस्टेंस। वेयर वन कंपनी control the composition of board of directors of other company। Where one company control the composition of the board of directors of other company। अब यहां पर वर्ड आया कंट्रोल, ले देकर सारी गेम इस वर्ड पे है, कंट्रोल पे। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, देखते हैं जी। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, लिखिए मीनिंग ऑफ कंट्रोल, खुले में लिखना क्योंकि सेक्शन का ही पार्ट है। मीनिंग ऑफ कंट्रोल, इट मीन्स राइट टू अपॉइंट or remove all or majority of directors of other company नोट नंबर बनेगा इस पे 1, नोट नंबर 1। तो ये पहला पॉइंट हुआ। पहले सारे पॉइंट लिख लेते हैं, फिर एक साथ ही एनालिसिस शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ जी, ई स्पोर्ट्स जी, हम अभी बेसिक्स ही क्लियर कर रहे हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? Where one company control the composition of the board of director of other company। कंट्रोल का मतलब है राइट टू अपॉइंट द ऑल और मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ अदर कंपनी। मतलब क्या है अभी समझेंगे नोट नंबर 1 के थ्रू। फिलहाल पहले मैं सेकंड पॉइंट लिखवा देता हूं, क्योंकि पूरा लॉ लिखने के बाद फिर हम इसका एनालिसिस शुरू करेंगे। सेकंड पॉइंट, वेयर वन कंपनी एक्सरसाइज और कंट्रोल more than 1/2 of
टोटल वोटिंग पावर either at its own or together with इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है? ये क्या सवाल हुआ? अभी कहां आ गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बीच में? आगे चलकर आएगा 135 सेक्शन में, वहां बताऊंगा उसे। हाँ जी, टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी। नोट नंबर 2, आप न्यू अमेंडमेंट कवर करवाओगे तो क्या मतलब मैं ढक्कन हूं जो मैं नहीं करवाऊंगा? कमाल कर दी। ये क्वेरी है पूछने वाली, बताओ ये क्वेरी है। आप न्यू अमेंडमेंट कवर कराओगे तो न्यू अमेंडमेंट कवर कराने के लिए कोई और आएगा फरिश्ता? कैसी कैसी क्वेरी है, कैसी कैसी क्वेरी है। हे मां मत जी, हे प्रभु, क्या यही घोर कलयुग था जिसके लिए कल की अवतार होना था? चलिए, आप लास्ट तक साथ रहेंगे? नहीं नहीं, मुझे बीच में 2 महीने बाद थाईलैंड चले जाना है, मैं साथ नहीं रहूंगा, मैं थाईलैंड में शिफ्ट हो जाऊंगा। ये कैसी क्वेरी है यार, हे प्रभु। वो जो तुमसे पिछले बैच वाले हैं सितंबर में जिनका अटेम्प्ट है, अभी तक उनके टेस्ट हो रहे हैं, अभी तक उनकी रिवीजन होती है। रोज सुबह 8 बजे आया करो। आप रिवीजन लेक्चर भी लेंगे रोज सुबह 8 बजे। देखो अभी रिवीजन लेक्चर चल रहे हैं सितंबर वालों के। अच्छा, दूसरी बात, आप मैराथन भी करवाएंगे? नहीं, मैं एग्जाम से आखिरी दिन पहले जो मैराथन होती है ना मैं करवाता हूं, ना मैं किसी को रिकमेंड करता हूं, खासकर अपने बच्चों को तो खासकर। पाप है, पाप। एक दिन पहले की मैराथन पाप है। एक दिन पहले हमेशा सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, उस दिन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उससे पहले ही रिवीजन करवा के हम लोग निपटा के रख देते हैं। आगे शुरू करें। कैसी कैसी बातें हो रही हैं बताओ क्लास में। गंगा जल का छिड़काव करके आया था अपने ऊपर, आज मैं दोबारा जाके नहाना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन, हाँ जी, नोट नंबर 2 अभी हम देखेंगे इसे भी। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज। पहला, a company shall be deemed to be a subsidiary company of the holding company even if control is exercised by another subsidiary company of holding company। ठीक है ना, कोई दिक्कत? समझ नहीं आया होगा चिंता मत करो, लिख लो, नोट नंबर 3 में समझेंगे इसे। सेकेंड एक्सप्लेनेशन, कंपनी अंडर दिस क्लॉज shall includes any body corporate as well। नोट नंबर 4 बोलो, टैन टैन टैन।
दो अलग अलग कंपनी की एक ही सब्सिडरी हो सकती है, बहुत ही रेयर सिचुएशन हो सकता है, प्रैक्टिकल लाइफ में तो नहीं है, बट फिर भी हम थियोरेटिकली बना सकते हैं। लास्ट क्लास में मैं वेबसाइट चला रहा था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की या मनी भाई की। वहां गूगल पे लिखा आया रशिया टू इंग्लिश। अच्छा, रशिया टू इंग्लिश लिखा आया, भाई साहब बच्चों ने फोटो खींच ली उसकी और नालायक मुझे ही भेज रहे हैं, ओए होए पोपली ये क्या हो रहा है। बताओ, कमाल हो गई बात। बंदा अगर रशिया से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहा है तो भी प्रॉब्लम है। मतलब मेरे चरित्र में दाग ढूंढा तुम लोगों ने, कमाल ही हो गई। तूफान नहीं आया। अरे कैसी कैसी, ये तुम जैसे बच्चों के कारण ही ना। ये देखो, मैं ये गंगा जल की बोतल साथ में रखता हूं हमेशा, ये साथ में रहती है ताकि छिड़काव होता रहे। अरे कैसी कैसी बातें कर दी हैं। हाँ जी, हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो ये नोट नंबर 4, अब मतलब 4 तरीके के नोट्स हैं मेरे पास, 4 नोट्स मुझे बनाने हैं। चलिए शुरू करते हैं। नोट नंबर 1, लो जी म्यूजिक दे दो एक बार। ला 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 ला। एनालिसिस बॉक्स, अगेन बता दूं, एनालिसिस बॉक्स पेपर में कोट नहीं करना, ये डब्बा पेपर में नहीं बनाना, बट ये इस लायक है कि जो केस वो आपसे पूछेगा वो आप केस सॉल्व कर पाएंगे, ये इस लायक बना देगा आपको। ठीक है जी। सब्सिडरी की सब्सिडरी कंपनी भी हमारी सब्सिडी, बस दीपांशु 2 मिनट रुक जा, अभी यहां पे पढ़वाने दे। हाँ जी। सबसे पहले मैं आ रहा हूं नोट नंबर 1 के ऊपर। नोट नंबर 1, फटाफट जिस पैराग्राफ के ऊपर नोट नंबर 1 लिखा है वो फटाफट पढ़ लीजिए। हाँ जी, जिस पैराग्राफ के ऊपर नोट नंबर 1 लिखा है वो पढ़ दीजिए। पढ़ने के बाद मुझे डन का मैसेज दीजिएगा। पहले नोट नंबर 1 वाला पैराग्राफ पढ़ लीजिए। पढ़ लिया? Where one company control the composition of the board of directors of the other company, control the composition of the board of director। अब सवाल उठा, एक वर्ड आया कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब क्या होता है। चलिए जी, मैं कहता हूं जी ए लिमिटेड है, ठीक है। ए लिमिटेड के डायरेक्टर्स हैं A1, A2, A3, A4, A5। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कंपोजिशन क्या है ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए लिमिटेड, तो कंपोजिशन जब मैं आपसे पूछूं तो कंपोजिशन का मतलब होता है कि कितने डायरेक्टर्स हैं, तो आप कहेंगे 5। जैसे शोले फिल्म में कहता था ना कितने आदमी थे, तो वो कंपोजिशन पूछ रहा है कि वो गांव में कितने आदमी थे। समझ आया? तो इंग्लिश में इसे कहते हैं, इंग्लिश में बोलता तो वो कहता कंपोजिशन क्या था। समझ आया? बोलो ना हाँ। अब कहता है कि कंपोजिशन के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। ओ, कंपोजिशन के ऊपर कंट्रोल, अच्छा। आपको बताना है डिसाइड if H Limited is equal to holding company of S Limited, ये आपको बताना है। क्या H Limited होल्डिंग कंपनी है S Limited की? अच्छा जी, केस नंबर 1, H Limited, S Limited, डायरेक्टर्स हैं एस लिमिटेड के
S1, S2, S3, S4, S5, S6. H Limited have right to appoint oblique remove 3 directors of S Limited. बताओ जी, H Limited have the right to appoint oblique remove 3 directors of S Limited. क्या यहां होल्डिंग सब्सिडरी है या नहीं है? क्या यहां पर होल्डिंग सब्सिडरी है या नहीं है? बताओ जी, बताओ, जल्दी बताओ। नहीं है। क्यों नहीं है? नो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप, कोई भी होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप यहां पर नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे को तो मेजॉरिटी देखनी है, मेजॉरिटी पे आपका अधिकार होना चाहिए, मेजॉरिटी पे अधिकार नहीं है। केस नंबर 2, सपोज इफ H Limited have right to appoint oblique remove 4 directors of S Limited. अब आपका क्या विचार है? क्या अब होल्डिंग सब्सिडरी है? क्या अब होल्डिंग सब्सिडरी है? यस। तो H लिमिटेड कौन बन गई? होल्डिंग। और S लिमिटेड कौन बन गई? सब्सिडरी। तो क्या अब 6 में से 4 मेजॉरिटी आ गई ना भाई? किसी को कोई दिक्कत? अंशिका जैन कहते हैं 3 कंपनी कहां से, तीसरी कंपनी कहां है? अंशिका क्वेरी क्लियर नहीं है, तीसरी कंपनी है कहां यहां पर? चलिए, तो ये हमारा नोट नंबर 1 नहीं आया समझ। करीना कहती है, करीना मुझे बताओ 6 में से मेजॉरिटी कितने पे होती है? अगर दूसरी कंपनी के 6 डायरेक्टर है, मतलब दूसरी कंपनी के कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 6 डायरेक्टर हैं, तो फिर मेजॉरिटी कितने पे बनती है? 6 में से मेजॉरिटी बताओ कितने पे है? हाफ से ज्यादा, मतलब कितना बना मुझे यहां पे बताओ, नंबर्स में बताओ। 4। तो अब बताओ, अगर H लिमिटेड के पास 4 डायरेक्टर अपॉइंट करने का अधिकार है, तो क्या मैं कह सकता हूं कंट्रोल है ओवर द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ S लिमिटेड? हां या ना? अच्छा, ओहो, वो कह रही हैं, अंशिका जैन कह रही हैं कि ऊपर आपने ए लिमिटेड लिया, नीचे H और S कैसे हो गए? अरे रे 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 रे, ये लो जी, ये अलग एग्जांपल हो गया ना शुरू नोट नंबर 1 के अंदर। समझ आया? लो जी, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2। सब्सिडरी का खुद का कंट्रोल कितना रहेगा? किसके ऊपर? उसका कोई कंट्रोल नहीं होगा। सब्सिडरी बेटा थोड़े ना बाप पे कंट्रोल करेगा, बाप बेटे पे कंट्रोल करेगा। चलिए, अंशिका क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 1 का क्या लॉजिक हुआ? नालायक। एग्जाम्पल नंबर 1 में मैंने बताया है कंपोजिशन का मतलब क्या होता है। क्या लॉजिक हुआ? चलिए, नालायक। आगे बढ़ते हैं।
एक्सप्लेनेशन एग्जाम में लिखना होता है, लिख दो तो बहुत अच्छा होता है अगर लिख दो तो। फिलहाल यहां तक कोई दिक्कत? नोट नंबर 1 क्लियर? आइए नोट नंबर 2 की तरफ आ रहे हैं धीरे धीरे हम। नोट नंबर 1 ये खत्म हुआ पूरा, नोट नंबर 2 की तरफ आ रहे हैं। नोट नंबर 2, वेयर वन कंपनी एक्सरसाइज और कंट्रोल, वेयर वन कंपनी एक्सरसाइज, ये वर्ड और हटा दो, वेयर वन कंपनी एक्सरसाइज कंट्रोल। ओहो यहां पे गड़बड़ हो जाएगी, रहने दो रहने दो, अगला वर्ड दूसरा लिखा मैंने। वेयर वन कंपनी एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन वन हाफ of the total voting power either at its own or together with one or more of its subsidiary company। दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो। where one company exercise or control, हाँ लिखा रहने दो, लिखा रहने दो, more than one half of the total voting power either at its own or together with one or more of its subsidiary company। note number 2, नोट नंबर 2 आइएगा। नोट नंबर 2 जी, मुझे एक बात बताओगे, वर्ड आया है मोर देन वन हाफ ऑफ, वर्ड क्या है? वोटिंग पावर। अच्छा ये वोटिंग पावर किसके पास होती है? शेयर्स दो तरीके के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। वोटिंग पावर किसके पास होती है? टाइप्स ऑफ शेयर्स, एक होता है इक्विटी, एक होता है प्रेफरेंस। वोटिंग पावर किसके पास होती है? is exercised by equity। ठीक है, although as per section 47 in some rare circumstances preference share capital can also have this voting power। अब इसको हम सेक्शन 47 के अंदर जाकर समझेंगे कि देयर आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस जहां पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास भी वोटिंग पावर दी होती है, उनके पास भी वोटिंग पावर होती है, बट वो स्पेशल सर्कमस्टेंस है। जब तक ना लिखा हो तब तक मान के चलना प्रेफरेंस के पास कोई भी पावर नहीं है वोटिंग की, जब तक आपको वो स्पेशल सिचुएशन ना दी हो। वो सिचुएशन क्या है वैसे तो 47 में जाके देखेंगे, बट मैं फिलहाल हिंट दे देता हूं। जब आपने उन्हें पिछले 2 साल का डिविडेंड नहीं दिया होगा, जब आपने उन्हें 2 साल से डिविडेंड नहीं दिया होगा तो वो उनके पास वोटिंग पावर आ जाती है। 47 में जाके लिखेंगे, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। फिलहाल एक क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन ये है कि डिसाइड इफ एच लिमिटेड इज इक्वल टू होल्डिंग कंपनी। ये आपका सवाल है कि क्या एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है। शुरू करूं, केस नंबर 1, ये है एच लिमिटेड, ये है एस लिमिटेड। ठीक है, एस लिमिटेड की इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 20 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10। जेड लिमिटेड होल्ड करता है 100% ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन
एस लिमिटेड, ठीक है। इसके अलावा एच लिमिटेड होल्ड करता है 2,60,000 इक्विटी शेयर कैपिटल इन एस लिमिटेड। आपको बताना है होल्डिंग कौन है, सब्सिडरी कौन है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। %100% पेड अप कैपिटल जेड के पास है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100%। बट क्या प्रेफरेंस शेयर को काउंट करूंगा? क्या मैं प्रेफरेंस शेयर को काउंट करूंगा? नहीं। मैंने कहा ना, जब तक उनके वोटिंग पावर के बारे में ना दिया हो तब तक उनके पास वोटिंग पावर नहीं है, तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। अब उसको मैं काउंट नहीं करूंगा तो बाकी वोटिंग पावर कौन सी रह गई? अब इक्विटी। अब इक्विटी 5 लाख है, जिसमें से एच लिमिटेड कितना होल्ड करता है? 2,60,000। तो इसका मतलब एच लिमिटेड कौन हो गया? होल्डिंग। भाई 5 में से 2,60,000 तो मोर देन हाफ। भाई समझ आया? होल्डिंग कंपनी एंड एस लिमिटेड इज इक्वल टू सब्सिडरी कंपनी। समझ आया या चला गया? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंसीडर नहीं करना जब तक ना दिया हो उनके बारे में कि उनको 2 साल का डिविडेंड नहीं मिला, तब तक उन्हें कंसीडर नहीं करना। मैंने कहा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमेशा वोटिंग पावर नहीं मिलती, बहुत रेयर केस में मिलती है। वो रेयर केस क्या है 47 में जाके समझेंगे। बट फिलहाल 47 में क्या लिखा है? अगर उनको 2 साल का डिविडेंड नहीं मिला, क्या ये चीज यहां लिखी हुई है? नहीं लिखी। तो इसका मतलब सब रेगुलर है। तो इसका मतलब सब रेगुलर है, उन्हें डिविडेंड मिल रहा है, तो इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर को वोट डालने का अधिकार नहीं है। समझ आया शिवांग? चलिए बढ़ सकते हैं। चले अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। एच लिमिटेड, एस लिमिटेड इक्विटी शेयर कैपिटल है 6 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10। ठीक है जी। ए लिमिटेड होल्ड करती है 1,70,000 इक्विटी शेयर्स इन एस लिमिटेड। बी लिमिटेड होल्ड करती है 1,40,000 इक्विटी शेयर्स इन एस लिमिटेड। बोथ A limited and B limited are subsidiary company of H limited। बताइए जी, क्वेश्चन ये है, डिसाइड इफ H limited is equal to holding of S limited। एच लिमिटेड खुद 1 रुपया भी होल्ड नहीं करती एस लिमिटेड में।
1 रुपया भी होल्ड नहीं कर रही। बट एच लिमिटेड की कुछ सब्सिडरियां हैं, एक है ए लिमिटेड, एक है बी लिमिटेड। ये कितना होल्ड करती है एस लिमिटेड में? 1,70,000। और ये कितना होल्ड करती है इन एस लिमिटेड? 1,40,000। तो एच लिमिटेड अपनी सब्सिडरी कंपनीज के थ्रू मोर देन 1/2 ऑफ द वोटिंग पावर होल्ड करती है एस लिमिटेड में। बोलो हां या ना? 10 एच लिमिटेड is equal to holding of S Limited as it holds more than 50% of voting power in S Limited through its subsidiary। बताओ जी बताओ, कोई भी दिक्कत? तो आई होप नोट नंबर 2 वाला पैराग्राफ भी एकदम क्लियर है हमारा। नोट नंबर 2 वाला पैराग्राफ भी एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन के ऊपर। एक्सप्लेनेशन बड़ी अजीब लैंग्वेज है एक्सप्लेनेशन की। ओके ओके, चलो जी एक्सप्लेनेशन के ऊपर आते हैं। क्या लिखा है एक्सप्लेनेशन में, देखते हैं। कहता है कंपनी शेल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी इवन इफ द कंट्रोल इज एक्सरसाइज बाय द अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। ओए क्या है ये? नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 लो जी। नोट नंबर 3, ये हूं मैं, ये है मेरा छोटा सा पोपली। अब मैं बन गया दादा, तो ये मेरा बन गया। अच्छा, मैं वैसे इतना बड़ा नहीं हूं जितना मैं दादा बन जाऊं, ये तो एग्जाम्पल लेने के लिए करवा रहा हूं भाई साहब। मैं बस मतलब तुमसे 6 महीने इधर उधर होऊंगा तुम्हारे, और क्या, बस कमाल कर दिया। ये है सुपर छोटा पोपली। ये तो एग्जाम्पल लेने के लिए मुझे दादा बनाना पड़ रहा है अपने आप को। मतलब जब तुम निक्कर में आए तो हम पैंट में आए होंगे, बस इतनी सी बात है, इतना सा डिफरेंस है, और क्या। चलिए, हो गया यहां तक? अरे बोलो ना हाँ। सुपर छोटे पोपली के आने के बाद मैं कौन बन चुका हूं? आपने कहा दादाजी। ओके, तो ये कौन बन चुका है? पापा। ये कौन बन चुका है? पोता। क्या मैं कह सकता हूं कि ये सुपर छोटा पोपली, ये जो पोता है तो हमारे खानदान का ही खून? बोलो क्या कहोगे, हां या ना? हां या ना? तो इसी रिश्ते को अगर मैं कंपनियों में लगा दूं कि एच लिमिटेड की सब्सिडरी है एस लिमिटेड, एस लिमिटेड की सब्सिडरी है वाई लिमिटेड,
यानी कि वाई लिमिटेड किसकी औलाद है? सब्सिडरी है ऑफ एस लिमिटेड की। एस लिमिटेड किसकी सब्सिडरी है? सब्सिडरी है एच लिमिटेड की। तो अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए सोच समझ के कि क्या एच लिमिटेड का वाई लिमिटेड से कोई संबंध है? यस और नो। इफ वाई लिमिटेड can be considered as subsidiary of H limited also। जी क्या कहेंगे आप? यस और नो? यस। आइए अब इसे लॉ की भाषा में समझते हैं क्या लिखा है। शुरू करूं? अरे यार कोई हाँ नहीं देता ना, ये बड़ी दिक्कत आती है भाई साहब जब कोई हाँ ना दे। यहां लगता है बार बार यहां कि कोई हाँ ही नहीं दे रहा। कौन है ये? चैतन्य खन्ना। ब्रेक दोगे क्या इंटर में? हाँ 5 मिनट का मिलेगा नॉर्मल क्लासेस से। अभी मत मांगियो डेमो में, वरना मुर्गा बना देना मैंने। चलिए अच्छा, क्रिकेट में कोहली, लॉ में पोपली। ओहो क्रिकेट की बात कर दी तुमने। ओ तुमने कभी सुना है मेरे बारे में क्रिकेट के? भाई साहब आई यूज्ड टू बी एन ओपनिंग बैट्समैन प्लस विकेट कीपर प्लस कैप्टन ऑफ माई स्कूल क्रिकेट टीम। अब मुझे मंडे और वेडनेसडे की क्लास में याद दिलाना जहां मैं आपको बताऊंगा उस मैच की कहानी जिसके बाद मैं इतिहास के पन्नों में दर्ज हूं आज तक। चलिए बताऊंगा इतिहास की कहानी। क्या आप चीयर गर्ल थे? तेरी ऐसी की तैसी, आज तुझे चीयर गर्ल मनाता हूं नालायक। हाँ जी आगे बढ़े। बेटे का बेटा आपका बेटा कैसे हुआ? कौन है ये? दीपांशु। ये देखो अब इसकी अंग्रेजी तो वीक है ही, हिंदी भगवान मालिक है। बे नालायक, बेटे का बेटा मैंने लिखा पोता हुआ, तो सब्सिडरी होता है, मतलब पोता भी सब्सिडरी में आता है। ठीक है अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं आगे। अब लैंग्वेज से पढ़ते हैं। लैंग्वेज से क्या लिखा? लैंग्वेज में हाँ जी कहता है अ कंपनी shall be deemed to be a subsidiary company of the holding company। A company shall be deemed to be a subsidiary company। किसकी बात हो रही है? कंपनी मतलब वाई लिमिटेड की बात हो रही है। दूसरे पेन से लिखिएगा प्लीज, दूसरे पेन से लिखिएगा। जो एनालिसिस करने वाला रेड पेन है प्लीज कोशिश कीजिएगा रेड पेन से लिखिएगा। ठीक है Y Limited shall be deemed to be a subsidiary company of the holding company। holding company बोले तो H Limited। even if the control is exercised by the another subsidiary company यानी कि S Limited of such holding company मतलब H Limited। लो जी अब Y Limited, S Limited, H Limited के थ्रू पढ़ के देखना लैंग्वेज को, ज्यादा क्लियर हुआ कि नहीं? Y Limited shall be deemed to be a subsidiary company of H Limited even if the control is exercised by the another subsidiary company means S Limited of H Limited। बताओ जी। तो दोबारा बोलता हूं वाई लिमिटेड को मैं सब्सिडरी कंपनी कहूंगा ऑफ द होल्डिंग कंपनी मतलब एच लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी कहूंगा, चाहे बेशक कंट्रोल जो है उसके ऊपर एक्सरसाइज किया जा रहा है एच लिमिटेड के द्वारा नहीं बल्कि एच लिमिटेड की किसी और सब्सिडरी कंपनी के द्वारा।
अब बताओ जी, डन का मैसेज मिल जाएगा? कोई दिक्कत? अच्छा, सेकंड एक्सप्लेनेशन पढ़ाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप 2 सांस अंदर लें और 2 सांस बाहर छोड़ें। मतलब एकदम दिमाग से किसी भी प्रकार के कुविचार, दुर्विचार सारे दूर कर दीजिए। सेकंड एक्सप्लेनेशन, सर ये तो एक लाइन की है। हाँ, वही तो मजे लगाएगी। कंपनी अंडर दिस क्लॉज शैल इंक्लूड एनी बॉडी कॉर्पोरेट। हाँ जी, तैयार हो? रेडी? चलिए, अभी तक जितना आपने कानून पढ़ा है, सबसे खतरनाक पॉइंट ये आया है। तो पूरे दिमाग को पूरी कैपेसिटी पे खर्च करना आप। नोट नंबर 4। देखो जी, 2 चीजें, एक तो है कंपनी और एक आया बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनी का मतलब हमने अभी तक समझ लिया है। मैं कह सकता हूं जिसका जन्म इंडिया में हुआ है, क्योंकि या तो इस एक्ट में या इससे पिछले किसी भी एक्ट में, मतलब इंडिया में जन्म हुआ है, ले देकर मैं कह सकता हूं। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? बॉडी कॉर्पोरेट में आती है कंपनी, प्लस इसमें आती है फॉरेन कंपनी जो विदेशों में इनकॉर्पोरेट हुई, प्लस इसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी आती है, प्लस इसमें आती है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन मतलब जो एक स्पेशल एक्ट के अंदर बनी है, लाइक LIC, लाइक IDFC। यहां तक लिखने के बाद, पढ़ने के बाद डन का मैसेज दे दो। बताओ, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी अभी तक? सिंपल है। गुड वन। हाँ जी, अब सुनना जी। कंपनी का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। जन्म कहां हुआ? इंडिया में। इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। फिर एक और कंपनी है इन्फोसिस कम्युनिकेशन INC। इनकॉर्पोरेट कहां हुई है? इनकॉर्पोरेटेड इन USA, प्लस फॉरेन कंपनी है अंडर कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। ये एक फॉरेन कंपनी है। लो जी, ठीक हो गई इतनी बात? पहला सवाल, दोनों में से बताना कंपनी कौन है और दोनों में बताना बॉडी कॉर्पोरेट कौन है। इन दोनों कंपनियों में बताओ जी। क्या इन्फोसिस जो इंडिया में हुई है पैदा, क्या ये कंपनी है? बिल्कुल है। क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है? हां, बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी भी आता है। बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी भी आता है।
ओहो सॉरी, बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी भी आता है, तो ये भी है। ठीक है जी। अब आइए, इंफोसिस कम्युनिकेशन आईएनसी यूएसए में इनकॉर्पोरेट हुई, क्या ये कंपनी है? नहीं। क्या ये फॉरेन कंपनी है? हां, तो फॉरेन कंपनी किस में आएगा? बॉडी कॉर्पोरेट में। तो बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो एक बड़ा वर्ड है एज कंपेयर टू द कंपनी, वो एक बड़ा वर्ड है। शेयर्स इशू करने की पावर किसके पास होती है? बॉडी कॉर्पोरेट्स के पास। कंपनी एक्ट किसके ऊपर लगता है? बॉडी कॉर्पोरेट्स के ऊपर लगता है। बात समझ आ रही है? कंपनीज एक्ट बॉडी कॉर्पोरेट्स के ऊपर लगता है। चाहे बेशक बॉडी कॉर्पोरेट में फॉरेन कंपनी ऐसी कंपनी है जो कि कंपनी एक्ट में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, बट फिर भी हमारे कंपनी एक्ट के प्रोविजन बॉडी कॉर्पोरेट पे लगता है। ठीक हो गई इतनी बात? चलिए, कोई दिक्कत यहां तक? अब हुआ क्या, मैं आपको कहता हूं इन्फोसिस जो है वो होल्ड करती है 90% ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ इन्फोसिस यूएसए। ठीक है, सवाल मेरा ध्यान से सुनिएगा। क्या मैं कह सकता हूं कि इन्फोसिस यूएसए इज इक्वल टू सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी कंपनी ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड? हां या ना? हाँ या ना? लिखा 90% शेयर होल्ड करता है इन्फोसिस यूएसए में। तो क्या इन्फोसिस यूएसए सब्सिडरी है या नहीं है? मैं कह सकता हूं पहली बात तो इन्फोसिस यूएसए कंपनी नहीं है। इन्फोसिस यूएसए कंपनी नहीं है, इन्फोसिस यूएसए बॉडी कॉर्पोरेट है। तो इन्फोसिस यूएसए अगर कंपनी ही नहीं है, अगर कंपनी ही नहीं है तो क्या वो सब्सिडरी कंपनी हो सकती है? बोलो हां या ना। कंपनी नहीं है तो सब्सिडरी कंपनी हो सकती है, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सब्सिडरी एक कंपनी। सब्सिडरी कंपनी तो अगर कंपनी नहीं है तो सब्सिडरी कंपनी कैसे होगी? यहां तक समझ आ गया? यहां तक समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं? तो मैं कह सकता हूं इन्फोसिस लिमिटेड जो है, लग तो रहा है कि यह सब्सिडरी कंपनी नहीं है। अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन 2 के ऊपर। एक्सप्लेनेशन 2 कहती है कि रुको, जल्दबाजी मत करो, क्योंकि जब आप सेक्शन 2 क्लॉज 87 की बात करोगे तो सेक्शन 2 क्लॉज 87 यानी कि दिस क्लॉज का मतलब है सेक्शन 2 क्लॉज 87 के अंदर कंपनी जब मैं वर्ड कहूंगा तो कंपनी में बॉडी कॉर्पोरेट भी माना जाएगा। कंपनी का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट भी माना जाएगा। ओ, तो यानी कि सेक्शन 2 क्लॉज 87 के लिए कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट दोनों में कोई फर्क नहीं है। कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट दोनों बराबर हैं। कब? सेक्शन 2 क्लॉज 87 के लिए। तो इसका मतलब है जब मैं कहता हूं कंपनी तो कंपनी में बॉडी कॉर्पोरेट भी आता है। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं? इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो इन्फोसिस यूएसए है ये सब्सिडरी बॉडी कॉर्पोरेट है ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड। और अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो इस सेक्शन में मैं बॉडी कॉर्पोरेट की जगह कंपनी भी कह सकता हूं। तो इसका मतलब सब्सिडरी कंपनी है? हां है।
अब बताओ जी कोई दिक्कत? पहले आंसर लिखिएगा, आंसर से काफी हद तक समझ आ जाएगा। इन्फोसिस यूएसए इज इक्वल टू बॉडी कॉर्पोरेट। Does as per explanation to section 2 clause 87, company includes बॉडी कॉर्पोरेट, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दस इन्फोसिस यूएसए इज इक्वल टू सब्सिडरी कंपनी ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड। समझ आइए मैथमेटिक्स की इक्वेशन? सर पर इन्फोसिस यूएसए अलग एक्ट में रजिस्टर्ड हुई होगी ना, तो कंपनी कैसे होगी? नालायक, पूरी रामायण सुन ली, अब पूछ रहा सीता किसका बाप था? बताओ, क्वेरी सुनो इसकी। ये कौन है? ई स्पोर्ट्स गेम्स, नाम भी ऐसा रखा है जैसे कोई वो गेमिंग सॉफ्टवेयर बैठा हो यहां पर। हाँ जी, बड़ी सीधी सी बात है, इस सेक्शन के लिए कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट में कोई फर्क नहीं है, वही तो एक्सप्लेनेशन कह रही है। एक्सप्लेनेशन 2 यही तो कह रही है कि इस पार्टिकुलर क्लॉज के लिए कंपनी में बॉडी कॉर्पोरेट भी माना जाएगा, इंक्लूड होता है। तो कंपनी का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट भी होगा इस पार्टिकुलर क्लॉज के लिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इन्फोसिस यूएसए एक कंपनी है इस सेक्शन के लिए, हां मैं कह सकता हूं, हां कंपनी है सेक्शन 2 क्लॉज 87 में, तो इसलिए वो सब्सिडरी कंपनी बन गई। चलिए हटा दूं जी कृष्ण गोल। तो ये पूरी की पूरी डेफिनेशन खत्म होती है होल्डिंग सब्सिडरी की। आइए जी, तो बताइए दोनों में से बड़ी टर्म कौन है? कंपनी बड़ी टर्म है या बॉडी कॉर्पोरेट बड़ी टर्म है? वैसे बताइए, जनरल नॉलेज के लिए बताइएगा अपनी, कंपनी बड़ी टर्म है या बॉडी कॉर्पोरेट बड़ी टर्म है? बॉडी कॉर्पोरेट बड़ी टर्म है एज कंपेयर टू द कंपनी, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी, फॉरेन कंपनी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, एलएलपी सब आ जाता है। ठीक है, चलिए अगली डेफिनेशन, आज की क्लास की लास्ट डेफिनेशन होगी, नाम है जिसका एसोसिएट कंपनी। अच्छा, अगली क्लास में जो डेफिनेशन करवाऊंगा वो डेफिनेशन होंगी मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर। ये डेफिनेशन आपने कभी नहीं पढ़ी हुई, फाउंडेशन लेवल पे कभी नहीं पढ़ी, तो इसलिए ये पहली बार डेफिनेशन पढ़ेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी वगैरह। चलिए, एसोसिएट कंपनी। अच्छा, एक क्वेरी आ रही है कि हमने बॉडी कॉर्पोरेट टर्म जो है एलएलपी एक्ट के अंदर पढ़ी थी, बहुत अच्छी बात है, वो एलएलपी एक्ट था। इस टाइम आप एलएलपी एक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में है, पढ़ेंगे, मगर इस वक्त कंपनी एक्ट पढ़ रहे हैं, तो कंपनी एक्ट में बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन उससे अलग हो सकती है, क्योंकि एक्ट के अनुसार डेफिनेशनें चेंज हो जाती हैं। चलिए,
आई एम, मतलब इफ आई एम नॉट इनकरेक्ट, भगत जी आप देखो, करके देखो, अगर आपको लगता है कि आप इतनी डेप्थनेस में खुद पढ़ पा रहे हो, विच आई डोंट थिंक दैट इट इज पॉसिबल। सेल्फ स्टडी से लॉ किया जा सकता था आज से 5 साल पहले तक, बहुत सीधी सी बात है, सेल्फ स्टडी से हो सकता था क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे। आज की डेट में 100% क्वेश्चन ही इनडायरेक्ट आते हैं, 100% क्वेश्चन इनडायरेक्ट आते हैं। तो फिर जब तक आपको इन डेप्थनेस नहीं होगी तब तक सेल्फ स्टडी लॉ में नहीं हो सकती। हम लोग सेल्फ स्टडी से पास हुए थे, 130 पेज की लॉ की बुक थी आईसीआई की, जिसको पढ़ के जाते थे, पता था उसी में से क्वेश्चन आने हैं। बट आज की डेट में इन डेप्थनेस इतनी गहराइयां हो गई हैं, इतनी गहराई हो गई है लॉ की। अभी इस डेफिनेशन से पहचानिएगा आप, एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन से देखो, पता लगेगा कि लॉ में क्या लिखा है और डेफिनेशन कहां तक जाती है, देखना। हाँ जी, एसोसिएट कंपनी शुरू करने जा रहा हूं। क्या कहता है? इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, अगली क्लास में एनिमेशन दिखाऊंगा मैं आपको, वीडियो से समझाऊंगा मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होते हैं। मीन्स अ कंपनी in which that other company has significant influence. Note number 1. अरे यश, हाँ वो भी रह गया ना, चलिए। बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी। ये भी डाल देता हूं नोट नंबर 1 के अंदर ही, दोनों कॉन्सेप्ट वहीं क्लियर कर दूंगा। हाँ दीपांशु, चलिए। इट इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर कंपनी आल्सो। अब आता है एक्सप्लेनेशन। इसके लिए मैं बनाऊंगा नोट नंबर 2 एक्सप्लेनेशन के लिए। कहता है जी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है? मीन्स कंट्रोल ऑफ एट लीस्ट 20% of total voting power or control of or participation in business decisions under an agreement. यहां तक लिखने के बाद डन का मैसेज दीजिएगा प्लीज। भाई लिखने के बाद डन का मैसेज दे दो।
आगे लिखना, एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का सर्कुलर है, वो क्या कहता है? कहता है शेयर्स हेल्ड बाय कंपनी इन, नहीं जी मेरी कोई ऑफलाइन क्लास नहीं होती है, अनदर कंपनी इन अ फिड्यूशरी कैपेसिटी। बचपन में पढ़ते थे ऑफलाइन, अब ये वक्त नहीं है ऑफलाइन पढ़ने का, फ्रैंकली स्पीकिंग। दोस्ती यारी ठीक है एक सर्टेन लेवल तक, रोज रोज की दोस्ती यारी सही नहीं रहेगी, तो इसलिए ऑफलाइन को मैं रिकमेंड नहीं करता। अब शैल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग the relationship of associate company। लो जी, ये हमने पूरी डेफिनेशन लिख ली, अब इसका एनालिसिस रहता है। बस लिखने के बाद मुझे अच्छे से डन का मैसेज दे दो, फिर इसका करते हैं अब एनालिसिस शुरू। शुरू करूं कि ना कोई हाथा है ना नाता है। अरे भाई बोलो ना हाँ। कंपनी के बाद क्या लिखा है? मतलब कंपनी तो कई जगह लिखा है, मैं पूरा लाइन बोल देता हूं। शेयर्स हेल्ड बाय कंपनी इन अनदर कंपनी ना फिड्यूशरी, फिड्यूशरी, फिड्यूशरी। नोट नंबर 3, चलिए आएगा। नोट नंबर 1 से शुरू करते हैं। डब्बे को हेडिंग दीजिएगा, एनालिसिस कर रहे हैं हम। अच्छा ये एनालिसिस बॉक्स से समझ आ रहा है ज्यादा? एनालिसिस बॉक्स का फायदा नजर आ रहा है और एनालिसिस करने में मजा आ रहा है। इंटर का लगभग सारा लॉ ही एनालिसिस बेस्ड है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। चले नोट नंबर 1, आपको रिश्ता बताना है दो लोगों के बीच में। एक है डिसाइड द रिलेशनशिप बिटवीन H लिमिटेड एंड S लिमिटेड। ठीक है, केस नंबर, अच्छा, होल्डिंग बाय H लिमिटेड इन S लिमिटेड। H लिमिटेड कौन है और S लिमिटेड कौन है, ये आपको बताना है। केस नंबर 1, H लिमिटेड होल्ड करती है S लिमिटेड में 25%। सेकेंड केस कहता हूं 50%। थर्ड केस कहता हूं 50.01%। लो जी, लिखना मत, केवल अपने दिमाग में आंसर सोच लो। केवल अपने दिमाग में आंसर सोच लो कि आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कि तीनों में आंसर क्या होना चाहिए। सोच लिया हो तो मुझे डन दे देना, फिर मैं एक एक केस को समझाता हूं। सबसे पहले मैं आता हूं केस नंबर 3 पर। केस नंबर 3, 50.01% पे H लिमिटेड कौन बन गई? क्या मैं कह सकता हूं होल्डिंग? और S लिमिटेड कौन बन गई? क्या मैं कह सकता हूं सब्सिडरी?
ठीक है जी। अब आते हैं केस नंबर 1 पर। केस नंबर 1, एच लिमिटेड होल्ड करता है 25% इन एस लिमिटेड। अच्छा, मतलब यहां पे वर्ड है एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, यानी कि अगर एक कंपनी दूसरी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती है तो एसोसिएट कंपनी बन जाएगी वो। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वर्ड का मतलब क्या है? कहता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस कंट्रोल ऑफ कम से कम 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। कम से कम 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखा जाता है, माना जाता है। और अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती है तो जिस कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है वो आपकी एसोसिएट कंपनी बन जाती है। तो यहां पर मुझे बताइए कंट्रोल कौन रख रहा है? एच लिमिटेड। किसमें? एस लिमिटेड में। तो एस लिमिटेड और एच लिमिटेड में से एसोसिएट कौन है? एस लिमिटेड क्या मैं कह सकता हूं एसोसिएट है? यहां पर भी एसोसिएट है। अब जो एक बात जो लॉ मेकर ने इस सेक्शन में नहीं लिखी वो ये है कि एस लिमिटेड तो हो गई एसोसिएट कंपनी, तो एच लिमिटेड का नाम क्या है? जैसे उन्होंने सब्सिडरी में बताया कि अगर एक कंपनी सब्सिडरी है तो दूसरी होल्डिंग है, वैसे इन्होंने यहां नहीं बताया कि अगर एक कंपनी एसोसिएट है तो दूसरी क्या है। बट फिर हम जब जाएंगे सेक्शन 2 क्लॉज 76 के अंदर, तो सेक्शन 2 क्लॉज 76 बताता है रिलेटेड पार्टीज की डेफिनेशन। वहां रिलेटेड पार्टीज की डेफिनेशन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां एक चीज लिखी हुई है कि अगर कोई कंपनी किसी और कंपनी को अपनी एसोसिएट बनाती है तो यह कंपनी कहलाती है इन्वेस्टिंग कंपनी। क्या कहलाती है? इन्वेस्टिंग कंपनी। यानी कि वो कंपनी जो दूसरी कंपनी को अपनी एसोसिएट बनाती है तो वो इन्वेस्टिंग कंपनी कहलाती है। तो एच लिमिटेड क्या हो गई? इन्वेस्टिंग कंपनी। लो जी, ये मुझे पता लग रहा है कहां से? एक और सेक्शन से जिसका नाम है सेक्शन 2 क्लॉज 76, इन्वेस्टिंग कंपनी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब मेरा सवाल आपसे यह है कि बताइए तीसरे केस में सब्सिडरी तो है, मानता हूं सब्सिडरी है, बट क्या एसोसिएट भी है? ऐसा मैं कह सकता हूं, हां या ना? केस नंबर 3 में सब्सिडरी है मैं मानता हूं, बट क्या एसोसिएट भी है? हां या ना? हां या ना? द आंसर इज नहीं, क्योंकि जैसे ही आप सब्सिडरी बनोगे आप एसोसिएट नहीं होगे। कहां लिखी है ये बात? देखिएगा, कहता है बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी। बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी, यानी कि सब्सिडरी कंपनी अगर आप हैं तो आप एसोसिएट नहीं हैं। नहीं हैं। समझ आया करीना? क्लियर हो गई इतनी बात? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब अगला सवाल नोट नंबर 2। नोट नंबर, एसोसिएट की सब्सिडरी हमारी क्या लगी? कुछ नहीं लगी, वो एसोसिएट की सब्सिडरी है, आपकी कुछ नहीं लगेगी। नोट नंबर 2, it has been agreed between A Limited and H Limited that whatever manufactured by A Limited, 10% of same
shall be sold to H Limited only। बताइए दो कंपनियों में कोई रिलेशन है या नहीं है? ए और एच में कोई रिलेशन है या नहीं है? केवल 10% की बात हो रही है, केवल 10%। शुरू करूं? यहां पर एक वर्ड आया था सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब यहां पर दिया हुआ है, कहता है जी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब है कम से कम 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। यानी कि अगर आप दूसरी कंपनी के कम से कम 20% वोटिंग पावर होल्ड करते हैं तो वो आपकी एसोसिएट कंपनी है। ये तो हो गया पहला तरीका, बात खत्म। आगे चलते हैं। कहता है रुको 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 रुको, जल्दी नहीं है, एक और तरीका भी है एसोसिएट बनाने का। वो क्या? कि अगर आप उस कंपनी में कंट्रोल रखते हैं या फिर पार्टिसिपेट करते हैं उसके डिसीजंस के अंदर, उसके बिजनेस डिसीजंस के अंदर, किसी एग्रीमेंट के अंदर, उसके बिजनेस डिसीजन के अंदर, या तो आप कंट्रोल रखते हैं यानी कि सारा डिसीजन आप ही लेते हैं, या फिर डिसीजन में पार्टिसिपेशन भी लेते हैं, तो भी वो आपकी एसोसिएट कंपनी बन जाएगी। ओ बट यहां पर इस लाइन के अंदर कोई परसेंटेज नहीं लिखी हुई कि कितने परसेंट। पार्टिसिपेशन 1% में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है, 5 में भी हो सकता है, 10 में भी हो सकता है। कंट्रोल को बेशक मैं मेजॉरिटी में लेता हूं कि कंट्रोल वर्ड का मतलब मेजॉरिटी से लिया जाता है, बट पार्टिसिपेशन 1 में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है। तो वर्ड अगर खाली कंट्रोल लिखा होता तो मैं कहता नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग उसके पास जानी चाहिए, बट वर्ड लिखा है पार्टिसिपेशन। तो पार्टिसिपेशन क्या? एच लिमिटेड यानी कि ए लिमिटेड के बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रही है। यस, कर तो रही है कि 10% तो मुझे देगा। तो इसका मतलब ए लिमिटेड इज इक्वल टू एसोसिएट ऑफ एच लिमिटेड। सिंस एच लिमिटेड इज participating in business decisions of, क्या नाम है इसका, ए लिमिटेड। बताओ जी, कोई दिक्कत यहां तक? एक छोटा सा क्वेश्चन और सर, तो ऑल आगे क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा। बॉडी कॉर्पोरेट डील्स विद द कंपनी इन द बिजनेस कोड। ना ना ना, बिजनेस में आप डील करते हो कोई दिक्कत नहीं, बट देयर शैल बी एन एग्रीमेंट इन प्लेस वेयर यू हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ सम अदर कंपनी, देन ओनली सच अदर कंपनी विल बिकम योर एसोसिएट। बिजनेस डीलिंग से कुछ नहीं होता, वो तो नॉर्मल है, उसमें क्या, नॉर्मल बिजनेस का एग्रीमेंट है, बट आपको अधिकार उसके डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करने का नहीं मिलता। जैसे ही आपके पास यह अधिकार मिल गया कि आप उसकी बिजनेस डिसीजन को प्रभावित कर सकते हैं, तो आप गए, तो आप एसोसिएट कंपनी में फॉल कर जाओगे। ठीक है, बुक से कैसे पढ़ने में बताता जाऊंगा ना सीम। अभी हम बुक से पढ़ने लायक नहीं हुआ, अभी रुक जाओ, अभी हम बच्चे हैं छोटे छोटे, अभी रुक जाओ, अभी बुक से नहीं पढ़ सकते। चलिए
अब एक बात बताइएगा, आपने बताना है डिसाइड रिलेशनशिप ऑफ एच लिमिटेड विद फॉलोइंग कंपनीज। ठीक है, केस नंबर 1, एच लिमिटेड होल्ड 100% ऑफ वोटिंग पावर इन एस लिमिटेड। एक एक लाइन छोड़ते जाना, और अगर आप बड़ा बड़ा लिखते हो तो दो दो लाइन छोड़ दे जाना। एच लिमिटेड होल्ड 50.5% ऑफ वोटिंग पावर इन एस लिमिटेड। थर्ड, बोथ एच लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड आर joint venture. Are in joint venture. Fourth, H Limited hold 20% of voting power in A Limited. केवल क्वेश्चन लिखने के बाद मुझे डन का मैसेज दे देना। अगर आप किसी कंपनी में 25% शेयर खरीद लोगे तो आप एसोसिएट बन जाओगे? नहीं, जिस कंपनी के मैंने खरीदे हैं वो एसोसिएट बनेगी मेरी। लिख लिया? पहला, क्या मैं कह सकता हूं एस लिमिटेड सब्सिडरी है? हाँ, सब्सिडरी है। ओ, सब्सिडरी तो है, मतलब 100% कंट्रोल ही एक कंपनी के पास है। हाँ, इसे कहते हैं एस लिमिटेड इज इक्वल टू, इस कंपनी को कहते हैं होली ओन्ड सब्सिडरी, जिसे पूरी तरह से एच लिमिटेड ही होल्ड करता है ऑफ एच लिमिटेड, और एच लिमिटेड होल्डिंग है। तो ये बन गई होली ओन्ड सब्सिडरी। एक वर्ड आया आज आपके लिए, होली ओन्ड सब्सिडरी। समझ आ गया? अब मैं कहता हूं एच लिमिटेड होल्ड 50.50%, तो आप कहेंगे एस लिमिटेड इज इक्वल टू सब्सिडरी, बस इतना सा, ऑफ एच लिमिटेड। होली ओन्ड वर्ड यूज नहीं करेंगे। कोई दिक्कत? थर्ड, एच लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड दोनों जेवी में है, जॉइंट वेंचर में। अभी एसोसिएट कंपनी के डेफिनेशन में केवल एक लाइन मैंने नहीं करवाई, बाकी सारा करवा दिया था। उसमें आता है इंक्लूड, एसोसिएट कंपनी में इंक्लूड होगा क्या? जॉइंट वेंचर कंपनी। यानी कि अगर कोई कंपनी आपके साथ जॉइंट वेंचर में है तो वो आपकी एसोसिएट है। तो यानी कि वाई लिमिटेड इज इक्वल टू एसोसिएट ऑफ एच लिमिटेड एंड एच लिमिटेड, दोनों एक दूसरे की एसोसिएट हैं, इज इक्वल टू एसोसिएट ऑफ वाई लिमिटेड। समझ आई बात? यहां पर दोनों एक दूसरे के एसोसिएट हैं।
तीसरे वाला दोबारा देखो हिमांशु, मैं कहता हूं जॉइंट वेंचर कंपनी, जॉइंट वेंचर जो मिल के काम कर रही है। तो अगर वाई लिमिटेड एच लिमिटेड के साथ कर रही है तो एच लिमिटेड भी वाई लिमिटेड के साथ कर रही है। तो एच लिमिटेड के लिए वाई लिमिटेड जो है वो एसोसिएट है और वाई लिमिटेड के लिए एच लिमिटेड एसोसिएट है। तो दोनों एक दूसरे के लिए एसोसिएट कंपनी है। यहां पर इन्वेस्टिंग कंपनी कोई नहीं होगी फिर, ठीक है ना? क्लियर? मतलब दोनों एक दूसरे के एसोसिएट हैं। फोर्थ एच लिमिटेड होल्ड 20% ऑफ वोटिंग पावर इन ए लिमिटेड। ये सबसे सिंपल था, तो मैं कह सकता हूं ए लिमिटेड इज इक्वल टू एसोसिएट कंपनी। ये सबसे सिंपल कहानी खत्म हुई। एसोसिएट कंपनी, बताओ जी कोई भी दिक्कत, ज्ञान में वृद्धि हुई या नहीं? अब हम आते हैं नोट नंबर 3 के ऊपर। नोट नंबर 3 किस पॉइंट के ऊपर था? आइएगा, एक एमसीए के सर्कुलर के ऊपर था। भाई हटा दूं, यहां से हटा दूं, यहां से हटा दूं। लो जी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का सर्कुलर कहता है कि शेयर्स हेल्ड बाय द कंपनी इन अनदर कंपनी इन द फिड्यूशरी कैपेसिटी शैल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ द एसोसिएट कंपनी। ओके। नोट नंबर 3। नोट नंबर 3, देखो जी, जब किसी कंपनी के आप शेयर खरीदते हो तो शेयर खरीदने के 2 तरीके हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ कंपनी। आप 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अच्छा, वो वेबसाइट चली कि नहीं? मैंने हालांकि बोल दिया है दूसरी कंपनी को कि मेरे स्टूडेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर बना के दो। वो जल्दी मेरे को 1-2 दिन में रिप्लाई करेंगे कैसे कैसे सॉफ्टवेयर वो बनेगा और काम करेगा और कैसे गेम ऑपरेट होगी। वो मेरे को पीपीटी समझाने आ रहे हैं, इस सैटरडे को आ रहे हैं। पहले इन्वेस्टमेंट इन द शेयर ऑफ द कंपनी शुरू करूं तो ये 2 तरीके से हो सकती है। एक हो सकती है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक हो सकती है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि मैंने आपको सिखाया कि ऐसे शेयर लेने हैं, आपने क्लास खत्म होते ही रिलायंस के शेयर उठा लिए, सीधा जाके रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर डीमेट से ले लिए। इसे कहते हैं डायरेक्ट शेयर खरीद लेना। बट मैंने आपको समझाया, आपने कहा सर हमें नहीं समझ आ रहा। मैंने कहा फिर? आपने कहा सर एक काम करो, हम आपको पैसे दे देते हैं, आप ये पैसे उठाकर हमारे शेयर्स में लगा दो, हमें एक अच्छा खासा जो भी रिटर्न आए बस वो हमें दे देना। मैंने कहा जी कोई दिक्कत नहीं, मेरा तो काम ही यही होगा, मैं तुम्हारे लिए ही काम करूंगा सुबह से शाम तक, चिंता मत करो। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये किसके थ्रू की जाती है? आप जिसको पैसा दे रहे हैं वो कौन है? वो है म्यूचुअल फंड। कौन है? म्यूचुअल फंड। तो यहां पर इन्वेस्टर पैसा किसे देता है? म्यूचुअल फंड को। और म्यूचुअल फंड ये पैसा लगाता है कहां पर? शेयर्स ऑफ कंपनी में। यानी कि लोगों का पैसा, लिखना बाद में, यानी कि लोगों का पैसा म्यूचुअल फंड शेयर्स में लगा रहा है, कंपनियों के शेयर्स में। यस, इसे कहते हैं म्यूचुअल फंड इज वर्किंग इन अ फिड्यूशियरी कैपेसिटी। लोगों के विश्वास में काम कर रहा है, लोगों के विश्वास में काम कर रहा है, ठीक है। वन साइड स्पाइरल वाली रजिस्टर लगानी है, वही ज्यादा अच्छा रहेगा। स्पाइरल वाली रजिस्टर लगाना वो ज्यादा अच्छा रहेगा, कम से कम 300 पेज तो जरूर हो। हाँ जी, अब अगर मैं आपसे कहूं कि जेपी मॉर्गन संसार का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड्स है, वो होल्ड करता है 22% इन
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो बताइए रिलायंस क्या जेपी मॉर्गन की एसोसिएट बन गई, हाँ या ना? क्या हमारी रिलायंस जेपी मॉर्गन की एसोसिएट कंपनी बन गई, हाँ या ना? आंसर इज ना ना ना। क्यों? क्योंकि ये पैसा जेपी मॉर्गन का नहीं है, इसने लोगों से पैसा उठाया है फिड्यूशरी कैपेसिटी में, और जब हम होल्डिंग हो या सब्सिडरी हो दोनों में फिड्यूशरी कैपेसिटी को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड is not an associate of JP Morgan, as JP Morgan is acting in fiduciary capacity एक रियल वर्ल्ड का एग्जांपल दूं, इन जी एंटरटेनमेंट %54 of voting power is held by HDFC and SBI mutual fund. HDFC म्यूचुअल फंड एंड SBI म्यूचुअल फंड। फिड्यूशरी मतलब विश्वास, विश्वास, जहां आप किसी कंपनी को विश्वास में पैसा देते हो और वो आपका पैसा आगे लगाती है, इसे कहते हैं फिड्यूशरी कैपेसिटी। तो बताइए क्या जी सब्सिडरी है? इफ जी इज इक्वल टू सब्सिडरी, यस और नो? ये रियल वर्ल्ड का एग्जांपल है। नहीं, सब्सिडरी के लिए भी ये कंसीडर्ड नहीं किया जाता, फिड्यूशरी रिलेशनशिप कंसीडर्ड नहीं किया जाता। असम सेठी जी 15 नवंबर तक, हाँ जी, तो लिखेगा सिंस फिड्यूशरी कैपेसिटी not to be counted, thus no subsidiary। चलो, तो आज की क्लास यहीं तक। अब मैं आज आपको घर से करने के लिए एक इंटरेस्टिंग होमवर्क देता हूं, करोगे? देखो, आपको पता है मेरे चैनल पे कॉर्पोरेट न्यूज आती हैं, जहां पर मैं इंटर, फाइनल, इन सब बच्चों को जो आप लॉ पढ़ते हो उसको कॉर्पोरेट में कैसे कैसे घटनाएं घटित होती हैं उनसे आपको रूबरू करवाता हूं। आप में से कई चैनल, कई बच्चे देखते होंगे, जो नहीं देखते वो आज ही ज्वाइन कर लेना। अमित पोपली का यूट्यूब चैनल है, और पिछली जो कॉर्पोरेट न्यूज है जहां मैंने येन क्राइसिस बताई है, जापान की येन क्राइसिस, उसे जरूर समझना, ताकि आपको पता लगेगा शेयर मार्केट में उथल पुथल क्यों हो रही है इतनी, ठीक है? अब आज मेरा एक सवाल है, क्योंकि मेरा पर्पस आपके ज्ञान की वृद्धि करना भी है। ये तो सिलेबस तो चलता ही रहेगा, इसमें तो आप होल्ड कर ही लोगे, बट हमारा मेन जोर प्रेजेंटेशन प्लस ज्ञान में वृद्धि करने पर रहेगा। प्रेजेंटेशन में हर चौथा टेस्ट मैं चेक करूंगा, 3 टेस्ट मेरी टीम चेक करेगी। मेरी टीम का मतलब दे कंसिस्ट ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और हर चौथा टेस्ट मैं चेक करूंगा, जहां पर 1-to-1 डिस्कशन आपके मेरे थ्रू होगी। तो ये प्रेजेंटेशन पे जोर डालेंगे हम इस तरीके से, और ज्ञान तो साथ में कॉर्पोरेट सीरीज के साथ मिलता रहेगा।
अब मैं आपको अगली क्लास से पहले एक होमवर्क देता हूं। अगला होमवर्क, मेरा होमवर्क ये है कि जी एंटरटेनमेंट का हमने नाम लिया है। आपको बताना है कि जी एंटरटेनमेंट के हाँ जी, टेस्ट पर्सनली चेक होंगे 1:1 जब भी मैं डिस्कशन करूंगा। हाँ जी, अब टेस्ट अपलोड कैसे करने वो सारा समझाऊंगा। अभी रुक जाओ, अभी पहले बैच तो शुरू हो मंडे से, वो सारा प्रोसीजर समझाऊंगा। अब सुनना जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के पहला सवाल लिख लो जो आज आपको सर्च करना है। जी एंटरटेनमेंट के आज की डेट में मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जी एंटरटेनमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर के पास कितने % की होल्डिंग है? सवाल नंबर 2 सुन लिया। सवाल नंबर 3, रिसेंटली जी लिमिटेड का किसी बहुत बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, उस कंपनी का नाम बताइए। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4, 1 साल पहले जी लिमिटेड का शेयर का प्राइस कितना था और आज की डेट में कितना है? ये 4 सवालों के जवाब आपको ढूंढने हैं। डिज्नी हॉटस्टार नहीं बेटा, डिज्नी हॉटस्टार से रिलायंस का हो रहा है। सोनी, बिल्कुल सही जवाब, सोनी से हो रहा था। तो 4 सवाल के जवाब ढूंढ के आपको लाने हैं, आप रिसर्च करनी है थोड़ा सा, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर मैं बाकी अगली क्लास में बताऊंगा। इन 4 सवालों के जवाब ढूंढना, ठीक है। धन्यवाद, हम मिलते हैं अगली क्लास में फ्राइडे। ये लास्ट डेमो क्लास होगी फ्राइडे को, फिर मंडे से हम लोग फॉर्मल बैच में आ जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।